सो मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जस्ट लेट मी नो। ठीक है, सो आज जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लो। एवरीवन, वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस बता दो, वॉइस सभी लोग को क्लियर है? एम आई ऑडिबल? तो हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया है यूएपीए के बारे में। व्हाट द प्रोविजन सेज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स। राइट टू रेपुटेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, independent institutions and democracy। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया। व्हाई देयर इज ऑपोजिशन टू यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स इन नागालैंड। फिर कोलिजियम के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन आर्टिकल 200, आर्टिकल 355 वी हैव डिस्कस्ड। फिर दिमाशा, ये हमने कवर कर लिया था। डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर एंड गवर्नर, ये भी कवर कर लिया था। डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर एंड गवर्नर वी हैव कवर्ड, एक बार बता दो। ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर एंड गवर्नर, एनीवन? ये हमने शायद नहीं किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कवर कर लिया था। आर्टिकल 142 वी कैन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, ये कवर किया। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और देखो, क्लासेस जो है ना, ये क्लासेस आपकी चलेगी एटलीस्ट मई फर्स्ट वीक तक आपकी चलेंगी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के टॉपिक्स हैं और साथ साथ आप पढ़ते जाओ। जो जो क्लासेस चल रही हैं, फिर प्रीलिम्स पॉइंटर्स में जो क्लासेस चल रही हैं वो है। कल आपकी जो इकोनॉमी की क्लास भी होगी वो भी बहुत बड़ी होगी, मतलब बड़ी होगी कंपैरेटिवली, थोड़ा बड़ा करेंगे। आज मैंने काफ़ी सारा कंटेंट उसमें, जैसे पूरा का पूरा जो हमारी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है वो कंटेंट पूरा कवर्ड हो गया। अब उसमें एक थोड़ा स्लाइड्स ज़्यादा ऐड ऑन हो रही हैं, तो अगर सारा करेंगे तो वो भी बहुत सारा हो जाएगा। अब देखो उसका क्या कर सकते हैं। तो वो इकोनॉमी की क्लासेस हैं, वो चल रही हैं। उसके बाद हम आईआर स्टार्ट कर देंगे और ये साथ में पैरेलली आपकी चलेंगी। ठीक है, तो इसके जो जो चीज़ें हैं उसको बस फॉलो करते जाना, फॉलो करते जाना। आपका जैसे प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी साथ में रहेंगे, साथ में जो करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर आपका चल रहा है ना। तो आप करंट अफेयर्स को ना एक सब्जेक्ट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको एक सब्जेक्ट मान के मत चलो कि नहीं नहीं करंट अफेयर एक सब्जेक्ट है। मैं आपको ये समझना है कि हर सब्जेक्ट का कंटेंट इस कोर्स के अंदर है। अभी जैसे हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, फिर अभी आईआर के टॉपिक्स आएंगे, फिर अभी इकोनॉमी के टॉपिक्स आएंगे, ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के टॉपिक्स आएंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो एडवांस टॉपिक्स है वो इस कोर्स के माध्यम से कवर होगा। तो आप अपने दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बढ़िया स्टैटिक पार्ट को अच्छे से करते चले जाओ। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर एंड गवर्नर। सो डिस्क्रिशन जो है स्पीकर और गवर्नर का, जो डिस्क्रिशन उसके बारे में है। एंड यहाँ पे एक केस याद रखना, शमशेर सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की अगर बात करें, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे इट वाज हेल्ड दैट डिस्क्रिशन ऑफ अ गवर्नर इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। ठीक है, जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है। एंड इवन इन सच रेयर केसेस शैल एक्ट इन मैनर दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये शमशेर सिंह केस हमेशा याद रखना है। देखो, ये गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं वो आपके हैं, है ना। तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। शमशेर सिंह एंड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि डिस्क्रिशन जो है गवर्नर का एक्सट्रीमली लिमिटेड है, और इवन रेयर केस की अगर बात किया जाए, शेल एक्ट इन अ मैनर दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो भी जो गवर्नर है, गवर्नर को इवन अगर वो अपने डिस्क्रिशन का भी यूज करते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसके खिलाफ किसी भी हालत में जो है एक्ट नहीं करना है। दिस हैज बीन डिसाइडेड। फर्दर मोर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी कॉमन सी चीज है। फिर एक केस था किसम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर, 2020 का एक केस है। इसमें कहा गया कि यहाँ पे रिट रिट जो है मैंडमस का इशू किया गया था मेघालय, स्पीकर ऑफ मेघालय के जो था उनको, to decide on the disqualification petition under 10th schedule of the constitution within a period of 4 week। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है।
जैसे अगर आपको याद हो तो हमने ये चर्चा कर रखी थी या हमने डिसाइड कर रखा था, मतलब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी जो मेंबर है, सपोज करो लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई मेंबर हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर कोई मेंबर हैं, तो है ना, तो जैसे मान लो किसी भी वजह से अगर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, तो दैट डिसीजन इज बेसिकली टेकन बाय द स्पीकर इटसेल्फ, है ना। स्पीकर जो होते हैं, मान लो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या पार्लियामेंट में देखे, तो उनके द्वारा जो है आपका लिया जाता है, ठीक है। तो स्पीकर जो है, स्पीकर की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका लिया जाता है। अब पॉइंट आपको क्या समझना है कि यहाँ पे कि एक ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि जैसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना था, बट स्पीकर जो है उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड विद इन द 4 वीक। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ऑल्दो संविधान में ये मेंशन नहीं है, संविधान के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड नहीं है कि कितने टाइम पे स्पीकर के द्वारा, कितने टाइम पे जो स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा डिसीजन मेकिंग आपकी की जाएगी, मतलब रिलेटेड विद सच पिटिशंस। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इट हैज बीन हाईलाइटेड दैट द डिसीजन हैज टू बी टेकन विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स। विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स के अंदर आपका जो डिसीजन है वो आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स यूनिक है जो ध्यान में रखना है, ये दोनों केसेस आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये नेक्स्ट टॉपिक है। आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये साफ साफ एक बहुत स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है, जिसके माध्यम से अगर कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट देना चाहते हैं टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस, तो वो दे सकते हैं। सपोज करो कोई केस है और उसमें मतलब प्रावधान नहीं मिल रहा है कि इसमें क्या है, तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर हमें कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करना है तो एक्स वाई जज के माध्यम से हो सकता है, तो वो पावर कोर्ट कहां से डिराइव करेगा? आर्टिकल 142 से, टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, और उसमें फिर जो जजमेंट है वो दिया जा सकता है। तो इट कुड यूज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट टू कपल ट्रैप्ड इन द बिटर, मतलब यहाँ पे खास तौर से जैसे मैरिज और के कंटेक्स्ट में ये चीज आपकी न्यूज में थी, ठीक है। तो कोर्ट ने मतलब इसमें मैरिज से रिलेटेड एक केस था, उसमें स्पेसिफिकली उसमें फिर जजमेंट के लिए इस एक्ट का यूज किया था। बट हमें वो नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि व्हाट बेसिकली इज आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है, दैट वी नीड टू नो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली अब आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट आर्टिकल 142, कौन सा स्टेटमेंट आर्टिकल 142 से रिलेटेड आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन? क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इट कैन डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है क्या डिसाइड कर सकता है? यहां तक अभी समझ में आया? आर्टिकल 142 तक समझ में आया सभी को? ठीक है, ठीक है। सो कैन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन? क्या सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को डिसाइड कर सकते हैं? तो स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर एक अथॉरिटी है। अब जैसे देखो, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये स्टोरी के रूप में आप समझना कि वी ऑल आर अवेयर कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। देखो जो जो टॉपिक्स हैं ना, आप देखोगे चीजें रिपीट भी हो रही हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं। और जैसे महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो उसमें कई बातें आ रही हैं। तो यहाँ पे वही सेम सी बात है, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पीकर के द्वारा दिया गया जो जजमेंट, मतलब जो भी डिसीजन है, आप उसको, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। अगर स्टेट असेंबली है तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, और मतलब पार्लियामेंट केस में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। वो ये चीज आपकी अलाउड है। और ये केस भी अगर आपको याद हो तो किहोटो हलहन केस जो है वो है,
तो like there are no extraordinary circumstances in instant case that warrant exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. The speaker must decide disqualification within a reasonable period. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने हाल के जजमेंट में इस बात को कहा है कि जो भी डिसीजन मेकिंग कोर्ट के द्वारा मतलब स्पीकर के द्वारा ली जाएगी वो विद इन टाइम लिमिटेड पीरियड टाइम, जैसे अभी हमने उससे पहले वाला जो एक टॉपिक पढ़ा था उसमें 4 वीक के टाइम की बात की थी। तो स्पीकर जो है ही मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन विद इन अ रीजनेबल पीरियड। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द कोर्ट रूलिंग ऑन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन रिलेशन टू द लेजिस्लेटिव पार्टी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द कोर्ट रूलिंग ऑन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन रिलेशन टू लेजिस्लेटिव पार्टी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है ना। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी हमने इस पर चर्चा भी कर रखी है। लेजिस्लेटिव पार्टी जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो शिवसेना का एग्जांपल है, तो शिवसेना के जो मेंबर्स, ठीक है, शिवसेना के जो मेंबर्स मान लो राज्यसभा सॉरी असेंबली के अंदर थे वो लेजिस्लेटिव पार्टी बनाएंगे, और नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी होगी। तो इस पर हमने पहले भी कई पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने इस पर कई चर्चा कर रखी है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो जो भी विप जारी किया जाता है, अब विप जो है कौन अपॉइंट करता है, विप आपको पता ही होगा, विप अगर जारी किया जाता है तो विप बेसिकली अपॉइंटेड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा होता है। एंड जो कि एक्ट एंड द वन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी गिव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू द मेंबर्स। अब समझना बात को, यहाँ डिबेट किस चीज की हो रही है कि विप जारी कौन करेगा, विप का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल पार्टी करेगा, और उधर लेजिस्लेटिव पार्टी मतलब जो एमएलए और एमएलए हैं वो लेजिस्लेटिव पार्टी का हिस्सा है। अब डायरेक्शन जो है, अगर लेजिस्लेटिव पार्टी वाले जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि नहीं आपको ये एक्स वाई जेड करना है, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है एबीसी करना है, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि जब डायरेक्शन अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है तो वहां पे अगर बात वो ना मानी जाए तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, या फिर लेजिस्लेटिव पार्टी के द्वारा बात बोली गई बात विप विप जो है अगर वो ना माना जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो ये एक है। तो कोर्ट ने कहा कि डायरेक्शन टू द वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर और अब्सटेन इज इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी। कोर्ट ने अपने प्रोसीडिंग्स में इस बात को कहा है कि जो भी डायरेक्शन विप के द्वारा जारी किया जाएगा दैट हैज टू बी द डायरेक्शन हैज टू बी गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, हैज टू बी गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी नॉट बाय द लेजिस्लेटिव पार्टी। तो ये चीज इस वजह से क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का डिवीजन अगर सपोज करो जैसे महाराष्ट्र में 2 शिवसेना बन गई ना, अगर वो डिवीजन नहीं हुआ होता तो हो सकता था कि जो भी मतलब स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे लग सकता था। सो विप एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन द हाउस शुड अब बी अपॉइंटेड ओनली बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब ये स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उसमें ये बात बहुत क्लियरली हाईलाइटेड है, मतलब अपने जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन सामने रखा गया है कि जो भी विप जारी किया जाएगा दैट हैज टू बी डन बाय द पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही वो विप आपका जारी किया जाएगा, और जो स्पीकर हैं वो रिकॉग्नाइज करें विप को, जो लीडर हैं जो कि जैसे मान लो अब इस केस में जैसे शिवसेना के जो 10 उसमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, ऐसा इनका कहना है। अब ये चीज क्या है, हाँ यस यस यस, अगर मान लो कोई भी एमएलए अगर उसको नहीं मानते हैं तो वहां पे उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है दैट एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी इम्पोज्ड। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उन पर लागू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉडल प्रिजनर एक्ट ऑफ 2023। मॉडल प्रिजनर एक्ट है 2023 का, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो मॉडल प्रिजनर एक्ट 2023 जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और ये जो ब्रिटिश एरा का जो लॉ है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको ये रिप्लेस करेगा। और ये फोकस इसमें इसका रहेगा कि जो भी वहाँ रहते हैं उनको कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इस एक्ट में एक मेजर जो प्रोविजन है, दैट इज provisions among the silent feature of the act are the provision of punishment for prisoners and jail staff for use of prohibited items, जैसे मोबाइल फोन जेल में यूज नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जेल्स, हाई सिक्योरिटी जेल्स बनाना, ओपन जेल्स होना, और सोसाइटी में किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और इसमें लीगल एड प्रोवाइड करना प्रिजनर्स को, जो सहायता है, कानूनी सहायता है, वो प्रोवाइड करना। पैरोल फॉर लॉग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इनिशियल लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया है। और अगर मान लो कोई अच्छा कंडक्ट उसका रहता है प्रिजनर का, तो उसको प्रीमेच्योर रिलीज करना। देश के अंदर जो प्रिजन्स हैं वो एंड द पर्सन डिटेन्ड देयर इन, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जो एग्जिस्टिंग लॉ अभी चल रहा था वो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 है। तो देखो ये जो लॉ है ना, इस लॉ को रिप्लेस किया जाएगा। मॉडल कोड का मतलब ये होता है कि सेंटर एक लॉ बना देगा, क्योंकि देखो प्रिजन क्या स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट अपने लॉज बनाएगा। लेकिन एक मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये जो लॉज हैं, इन्हीं लॉज को आपको जो मतलब राज्य है उनको फॉलो करना चाहिए। तो प्रिजन्स जो है देश के अंदर एंड द पर्सन्स डिटेन्ड देयरिन आर a state subject, and the existing law in this context, the Prison Act of 80, is a pre-independence era act and is almost 130 years old। तो यहाँ पे जो प्रिजन है, ये देश के अंदर अगर बात करें तो प्रिजन हो या पर्सन डिटेन्ड देयर इन, ये स्टेट सब्जेक्ट है, दैट इज एन स्टेट सब्जेक्ट। और जो एग्जिस्टिंग लॉ है इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वो कौन सा है, दैट इज प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 की अगर बात किया जाए, ठीक है, यह तो क्लियर है सभी को? यहां तक नोट किया? तो यहाँ पे आपके पास एक लॉ है प्रिजनर एक्ट 1900 और ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950। अच्छा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, पूरा पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स नोट कर लेना। और क्योंकि जो टॉपिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग जो है ना, जो ये जो प्रीलिम्स के सेट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो सेट्स आपको मिल रहे हैं, वो 15 16 17 जो भी सेट बनेंगे, तो वो सेट आपको रिवाइज करते रहना है और अपनी स्टैटिक को मजबूत करते रहो, ठीक है? और ये टॉपिक्स थोड़े से ऐसे होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपने 1 घंटे की क्लास की, तो आप अगर अभी हम लोग जितनी भी क्लासेस किए हैं उसमें अगर आप टॉपिक काउंट करोगे, इंक्लूडिंग जो प्रीलिम्स पॉइंट्स इंक्लूड करके चलोगे, तो आपके टॉपिक्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसा पैनिक भी नहीं करना है, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि कि और करें। देखो टॉपिक्स को पढ़ो, समझो, और बाकी जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर जिनमें से मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर है जो लोग, या आप किसी और मतलब जो भी आप लोग पढ़ाई करते हो उस कंटेक्स्ट में, तो उनको करते जाओ साथ साथ में, ठीक है? उन चीजों को करते जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपको कंटेंट जैसे पीडीएफ भी प्रिपेयर करना है, सारी चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं कि इधर उधर से किसी 65 और उस सबसे कॉपी करके आपको पढ़ाना, ऐसा तो है नहीं। ये कंटेंट पूरे ओरिजिनल है, 2 साल के जो हिंदू न्यूज़पेपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर में सोर्सेस आपकी आ रही हैं, तो वहां से कंटेंट आपके लिए लिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ये समझें कि जो जो पढ़ाया जाए, और ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, एक एक बार खाली रीड करोगे ना तो याद नहीं होंगे आपको। आप रीड करो, समझो, क्योंकि आपका एम ये होना चाहिए कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आपका गलत ना हो। और एक चीज और भी मैं बताता हूँ, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी। तो इवन कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, तो वो भी आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि देखो ये जो संवैधानिक लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, जब आप लैंग्वेज रीड करते हो तो इसी लैंग्वेज पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को जो है इजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है? याद है क्लियर सभी को? चलो, यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल। इसको देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है बेल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट
Orders of the court in bail cases should neither be too long and elaborate nor too late, as both violate the constitutional mandate of the personal liberty. तो यहाँ पे एक चीज तो देखो, ये लाइन ऐसी ऐसी की ऐसी लिखी आ जाए तो आपको गलत लगेगी, आपको लगेगी यार ये क्या, ये मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर हो ना, जो बेल के अंदर इन बेल केसेस, या वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए एंड एलोबरेट, नॉर या तो बहुत जो है लेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही संवैधानिक जो मैंडेट है पर्सनल लिबर्टी का उसको अफेक्ट करते हैं। सो जब भी रिजेक्टिंग या ग्रांटिंग बेल की जब हम बात करते हैं, rejecting or granting bail to the accused person should not slip into the extensive deliberation on the merit of the cases or the evidence involved। तो अगर यहाँ पे कहा गया कि वाइल अगर मान लो बेल को रिजेक्ट करते हैं या ग्रांट करते हैं एक्यूज्ड पर्सन के लिए, तो ही शुड नॉट स्लिप इनटू एक्सटेंसिव डिलिबरेशन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस और एविडेंस इन्वॉल्व। सच लॉन्ग डिबेट्स एट द स्टेज ऑफ बेल में प्रिजुडिस द केस इटसेल्फ फॉर द एक्यूज्ड। तो ये क्या है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो किसी को बेल देनी है, जब बेल की डिबेट चले, जैसे मान लो इस चीज को समझना, जैसे मान लो किसी ने किसी क्राइम को किया है, अब उसको अगर कोर्ट ने क्रिमिनल जो है वो बोल दिया कि ये पर्सन जो है इसने क्राइम किया है, अगर कोर्ट ने उसको क्रिमिनल बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, मतलब जजमेंट दे दिया कि ये पर्सन एक्यूज्ड है, कन्विक्ट है। तो अगर ये जजमेंट कन्विक्ट और एक्यूज्ड वाला दे दिया गया है तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे कई सारे मतलब ट्रायल्स चले होंगे, आर्गुमेंट्स हुआ होगा, उसके बाद ही एक्यूज्ड हुआ है। अब बात आ जाती है कि अब उसे कन्विक्ट बोल दिया, कुछ समय बाद उसको बेल देनी है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि जब आप बेल दे रहे हो तब आप एविडेंस पे डिस्कस कर रहे हो, नहीं नहीं ये सही नहीं है था, नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये या तो वो बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक एक एविडेंस पे डिस्कशन शुरू हो जाए, मेरिट ऑफ द बेल पर तुरंत जो है डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब ऐसे टॉपिक्स देखो, आज के समय में ये सब जो प्रिजन से रिलेटेड या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड लोग प्रश्न बना रहे हैं, एक एक दो दो प्रश्न हर साल पॉलिटी के अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल बन रहा है। सो वंस अ केस फॉर द बेल इज रिजर्व, एक बार अगर केस जो है बेल का अगर रिजर्व है फॉर ऑर्डर, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन शुड नॉट टेक टू लॉन्ग। तो एक बार जो केस है बेल का अगर रिजर्व है फॉर ऑर्डर्स, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन शुड नॉट टेक टू लॉन्ग, मतलब अगर आप मान लो आपने बोल दिया, अब आप बेल के लिए बोलने जा रहे हो कि देना है नहीं देना है, तो ऐसा नहीं कि उसको रोक रखा बहुत समय तक, क्योंकि एक हर पर्सन जो है उसके जितने समय तक वो रहेगा, तो जितने समय तक वो रहेगा तो उतने समय तक उसके मतलब आप खुद सोचो उसको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, हर दिन उसकी मतलब लिबर्टी जो है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें भी सही नहीं है, राइट्स के लिए सही नहीं है, तो ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो अब इसमें देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, इसमें प्रश्न आपके लिए बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द बेल, ठीक है, और रिसेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल। ऐसा कोई प्रश्न जो है वो आपके लिए बन सकता है, दैट इज रिसेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल, ठीक है, वो आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोलिजियम सिस्टम की अगर बात किया जाए, लेट्स सी द कोलिजियम सिस्टम की अगर हम बात करें, है ना, कोलिजियम सिस्टम की अगर बात किया जाए, तो ये कोलिजियम सिस्टम हमने पहले भी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, कोलिजियम सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस, कोई बता सकता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस? चलो बता दो, कौन बताएगा? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस? आप मुझे हैंड रेस करके बता सकते हो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, जल्दी से बताओ। यस धीरज, आ रही है आवाज? वॉइस आ रही है?
वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, आप लोग टाइप कर दो। ठीक है, सेकंड जज केस 3 बॉडी मेंबर्स +4, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेजियम के बारे में ये पॉइंट्स थोड़ा आप रीड कर लेना, ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, रिपीट है बट कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, तो ये पूरा इसमें दे रखा है, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं, थोड़ा रीड कर लेना। अच्छा बताओ, जो एनजेएससी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, तो इससे रिलेटेड जो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है आपकी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसका वो कौन सा संवैधानिक अमेंडमेंट है, कोई बता सकता है कौन सा संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला जो बिल है, कौन सा है? 99th, ठीक है, 99th है, 99th, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो क्लास करंट अफेयर्स की चलेगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, जिसमें हम लोग का वीडियो लेक्चर भी इंक्लूडेड है, और एक दिन आपका जो प्रीलिम्स वाला जो पॉइंटर्स हैं वो है। प्रीलिम्स वाले पॉइंटर्स का जो कंटेंट है वो मुझे कंपाइल करना पड़ता है, और फिर उसके बाद सेट उसका बना के आपको देना पड़ता है। तो भले उसमें वीडियो लेक्चर ना हो, पर तो 2-3 घंटे का काम होता है उसमें। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें उसको कंपाइल करना है, फिर उसको सेट बना के आपको देना है, तो उसमें समय लगता है, तो उसको भी आप अपनी क्लास मानकर चलना है। और वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको पढ़ रहे होगे ना, इग्नोर मत करना कि नहीं नहीं ये सारी उसको, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंटर्स जो शेयर होते हैं आपके, जो डिफरेंट सेट वाले टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे है। और दूसरा मेंटरशिप है, उसमें मैं आपको टारगेट्स दूंगा। सैटरडे को हमारा गूगल मीट के अंदर क्लास होगी। ठीक है, अब लोग जैसे मान लो आप लोग क्या है कि कोई मैसेज सुनते नहीं है, क्या कैसा क्या है, अब फिर उसके बाद एकदम से नींद खुलती है, और फिर जो है एकदम से मैसेज कर दोगे सर आप क्लास नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने पूरे प्लानिंग के तहत हर चीज जो है आपकी चल रही है। इकोनॉमी की क्लासेस यूट्यूब के अंदर है, कल आपकी थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफी सारा कंटेंट उसमें डाल दिया है, बना लिया है। वो जितनी भी होगी, बट उसमें ठीक है, तो वो टारगेट का वीडियो मैं थोड़ा आज नहीं कर पाया, बट कल डाल दूंगा टारगेट का वीडियो, ठीक है अभिषेक, टारगेट का वीडियो कल डाल दूंगा। और वो जो और सिलेबस भी उसमें मेंशन कर दूंगा। जो टेस्ट होगा आपका वो सैटरडे को होगा, और सैटरडे की जो क्लास होगी वो गूगल मीट में होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, गूगल मीट में ही क्लासेस होंगी, और जो टॉप करेगा उसको मैं अपने कोर्स में ऐड करूंगा, एक स्टूडेंट को। कल पिछली बार जैसे रेनू और पूजा को ऐड किया था, ऐड करूंगा, मतलब आईआर का जब कोर्स शुरू होगा तब ऐड कर दूंगा। हाँ, मैं टारगेट अपडेट कर दूंगा, वीडियो कल डाल दूंगा, आज मैं कंटेंट में ज्यादा समय लग गया, डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार जब हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जब इकोनॉमी खत्म होगी, ठीक है, इस वीक में हम प्लानिंग की खत्म हो जाए, चाहे बड़ी क्लासेस लेके खत्म हो जाए, इकोनॉमी के बाद फिर मैं आईआर पे जाऊंगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है हम लोग वो शुरू करेंगे, तो फिर वो साथ साथ में चलेगा। आईआर खत्म होने के बाद फिर दूसरी चीजों पर हम जाएंगे। ठीक है, साइंस टेक आपका इसी कोर्स में ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर जिनका ऑप्शनल है तो उनको नहीं करना है, कोई कोर्स नहीं करना। जिनका ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि 7-8 प्रश्न एग्रीकल्चर से होते हैं, तो वो फिर एग्रीकल्चर का कोर्स में करूंगा। अभी मत एग्रीकल्चर का जो जीएस वाला कोर्स है अभी मत ज्वाइन करना, वो फिर मैं बताऊंगा उस समय कर लेना। ठीक है, अगर किसी का मन हो, जिसका ऑप्शनल है वो मत करना, क्योंकि ऑप्शनल में तो आपने हाईएस्ट लेवल का एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो फिर आपको करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना है आपको, तो उसका अभी थोड़ा सा मैं उसको, उसका जो प्राइस और उन सब में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, तो उसको आई एम प्लानिंग उसको रिड्यूस किया जाएगा, तो अभी कुछ भी उसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो वो सब चीजें ध्यान रखना है। और ये जो है पैरेलली चल रही है, और मैं एक हमेशा आपको कहूंगा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। जो टारगेट्स दिए जाते हैं खुद पे मेहनत करो। कई जो जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा, उसमें मैं कई चीजें आपको बताता रहता हूँ। अब एक बार आपका ये सब चीजें हो जाएं, फिर हम मिड अप्रैल से जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेंटरशिप में भी कैसे करेंगे रिवीजन, की बुक उठाई और फटाफट बढ़िया जो आपके गूगल मीट है उसी में हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है ना, फटाफट बुक से रिवाइज कर रहे हैं, और ये सब वो हम लोग शुरू कर देंगे। है ना, तो तब तक आपका काम है कि खुद पढ़ डालो सारा। अब जब मैं टेस्ट लेता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग भी क्या करते हो, जैसे अभी मैंने शंकर है इसकी बुक पढ़ने को दिया, फिर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो 5 में से 2 क्वेश्चन आंसर कर पाते हो।
तो इसका अब इसलिए थोड़ा-सा ये रहता है कि आपको और टारगेट दे दूँ, तो आप वो चीज़ें नहीं अच्छे से कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग समझें, है ना? ये बहुत-बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। भले समय लगे, बार-बार पढ़ो, आप देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहांस होगी। बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय अगर आप एक ही मतलब जो डिफाइंड सोर्सेस हैं, उनको आप पढ़ोगे तो आपको आउटपुट ज़्यादा बेटर मिलेगा। जैसे मैंने आपको पॉलिटी अब जैसे मान लो आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, आपके पॉलिटी में 15 में से कम 13-14 क्वेश्चन सही होंगे। पीआईक्यूज जरूर से प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है कि माइंड ट्यूनिंग होती है। जैसे होता है ना, क्रिकेट कोई खेलता है तो मेन मैच खेलने से पहले जो मेन मैच है, वो मेन मैच खेलने से पहले आपका जो है मेन मैच जो होता है, उस मेन मैच से पहले आपका ठीक है, जो मेन मैच है, मेन मैच से पहले आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं हम, वो प्रैक्टिस मैच होते हैं ना, वो सारी चीजें। तो ऐसे ही मानो आप लोग, है ना? मेरे लिए आप लोग बहुत बहुत देखो, मतलब मैं आपको बताऊं कि कई बार कुछ चीजें आप मेरे लेवल पे सोचो, ठीक है? इसमें मैं आपको बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि, है ना, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि देखो, कुछ चीजें जैसे मुझे करनी होती हैं अब, तो उसमें क्या होता है कि अब ऐसा नहीं मैं ऊपर ऊपर से आप लोग के लिए कर दूं, है ना? तो अब अगर मुझे इकोनॉमी भी पढ़ानी है तो इकोनॉमी में भी वही मेहनत करके कंटेंट देना है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। पॉलिटी पढ़ानी है, उससे भी अच्छी क्वालिटी रखनी है, मतलब जैसे ये टॉपिक्स पढ़ाना है। मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सब जो मेरे लेवल पे है वो करना है। तो हर चीज में ना, तो आप क्वांटिटी के पीछे मत जाओ, क्वांटिटी के पीछे आपको नहीं जाना है। अब मान लो कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो जो चीजें बोली जा रही है उनको साथ साथ करते जाओ। मान लो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट जो है वो लेट हो जाता है, वो लेट हो जाता है, तो देखो सबका अपना अपना होता है भाई। कई लोग होते हैं कि भाई 9:30 बजे बोला तो 9:30 बजे हो जाते हैं, 9:30 बजे ही एकदम खड़े हो जाते हैं। तो वो अलग है, क्योंकि उनके बहुत स्टाफ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और तुरंत उनको बस सामने जाके खड़े होना है। मेरे लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कंटेंट खुद से प्रिपेयर करना होता है। कंटेंट प्रिपेयर किया, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बट होता जरूर से। ठीक है, क्लासेस आपकी होती हैं। हिंदू के लिए मैंने आपके लिए जैसे मैंने रिफॉर्म किए, क्योंकि मैंने भी सोचा, कईयों के मैसेज आए, उन्होंने कहा कि सर जो है हम लोग को पीडीएफ दे दो, तो मैंने उसको एक स्पेशल पीडीएफ जो है वो आप लोग के लिए प्रिपेयर की। फिर मुझे कईयों ने कहा कि सर लेट हो जाता है, 9:30 बजे हमारा पेपर होगा प्रीलिम्स का, तो फिर मैंने टाइम रिड्यूस किया। ठीक है, उसका जो टाइम है, टाइम जो है वो रिड्यूस किया। तो ये सब चीजें मतलब टाइम जो है, टाइम रिड्यूस का मतलब टाइम पहले किया, रिड्यूस नहीं, मतलब थोड़ा उसको प्रीपोन किया। तो ये चीजें जो है, ये चीजें की गई। अब मेरा प्लान है कि हिंदू को 8:30 तक कर दिया जाए, 8:30 तक। ठीक है, तो 8:30 तक जो है वो कर दिया गया। तो ये चीजें ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और चीजें मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कुछ चीजों के लेवल पे, मैं सिर्फ यही आपको कह रहा हूँ कि आपको ना ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी लॉयलिटी है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लॉयलिटी आपका कंटेंट के लिए होना चाहिए। कई जगह पे कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है, तो अगर आपको डिसाइड करना है क्या मैंने ये कंटेंट कर लिया है, अगर आपको लगता है कि मैंने वो कंटेंट कर लिया, तो फिर आप इधर उधर बिल्कुल इधर उधर मत जाओ। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज होती है, जैसे मान लो कोई चीज आप देख रहे हो और उसमें कोई अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, कोई पीडीएफ अच्छा मिल जाता है, बट इंश्योर करो कि उसमें आउटपुट मिले, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आपकी लॉयलिटी जो है ना, कंटेंट के लिए होनी चाहिए। हम लोग का मतलब, मान लो मुझसे भी अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपको मुझसे तब तक, आपको पूरे तरीके से मेरे मुझसे जुड़ने का जो रीजन होना चाहिए वो कंटेंट होना चाहिए। अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। ठीक है, थैंकफुल हूँ मैं, इस चीज को बोलता रहता हूँ मेरे साथ में जो लोग होते हैं कि मतलब, क्योंकि मैं भी आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ टू बी स्टूडेंट, और मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने बड़े इस जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हमेशा अगर मुझसे थोड़ी सी भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है ना, वो तुरंत मुझे रिमाइंड करता है, और बहुत ही पोलाइट वे में बोलता है, सर आप ऐसा कर सकते हैं, सर इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, सर आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी जगह पे क्या होता है कि जैसे टीचर से ना बोलने में लोग डरते हैं, अरे नहीं नहीं जो टीचर बोलेंगे ना, अब जैसे आपको बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे टीचर्स के, उनको ईगो इतना हाई होता है कि उनको लगेगा कि जो मैं मुझे आता है
वही जो है सब कुछ है, बच्चों को कुछ नहीं आता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिलेवेंट होना, देखो आप यूट्यूब में कितने फेमस हो जाते हो वो अलग कहानी है। यूट्यूब के एल्गोरिदम में जीवन ये है, जीवन वो है, तुम ये करो, तुम अपने उनके लिए ऐसे करो वैसे करो, उसमें एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, एंटरटेनमेंट एक अलग चीज है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि अगर अगर मैं आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता हूँ ना, आप भी मेरे इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करते हो। ठीक है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक म्यूचुअल चीज होती है। क्योंकि देखो एग्जाम आज से मान लो 2010, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम ले लो आप। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम ले लो, जो भी नाम आप जानते होगे, तो वो बड़े भले बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये कहोगे सर आप ना हिस्ट्री में सर आपने ये करा दो, वो बुरा मान जाएंगे। ईगो बहुत उनका हाई होता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको रेलिवेंट होना है ना, तो एक स्टूडेंट ही टीचर को अच्छा कर सकता है। आप देखोगे बड़े बड़े जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज और इन सब में, तो चलो हम लोग तो नहीं है ऐसे, हम लोग तो अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना भी सीखे थे उसी को पढ़ा रहे हैं। बट बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको जो नोबेल प्राइज मिलता है ना, वो उनके स्टूडेंट्स की वजह से मिलता है। मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें होता है ना, जैसे आप देखोगे, जैसे मान लो होता है, जैसे ये जो जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी लैब होती है। अब उस लैब में ना बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स और ये सब काम करते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो ज्यादातर वो रिसर्च होती है ना, 80% रिसर्च वो स्टूडेंट करते हैं। बट जब वो कुछ चीज डिस्कवर हो जाती है ना, तो क्रेडिट टीचर को मिल जाता है, प्रोफेसर जो लैब का ओनर होता है ना उसको मिल जाता है। हो सकता है वो दिमाग किसी स्टूडेंट का हो। तो अगर मान लो वो टीचर ऐसे हो कि नहीं नहीं जो स्टूडेंट्स को आता है वो तो हम मानेंगे नहीं। देखो ये प्रॉब्लम हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ बहुत है। बहुत लॉयल हो जाते हैं, बट वो लॉयल टीचर के लिए हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो लॉयल जो है ना वो टीचर के लिए हो जाते हैं, कंटेंट के लिए लॉयल नहीं होते। और मैं ये बात हमेशा आपको कहूंगा कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो हमेशा लॉयलिटी कंटेंट के लिए रखो। कंटेंट के लिए लॉयलिटी रखोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें ईगो नहीं आ जाना चाहिए। मान लो मैंने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, नहीं अब तो मैं सर का लेक्चर नहीं देखूंगा, नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है कि हमें ना बहुत इमोशनल ना ऐसे नहीं होना है। और जो भी हम गोल अपने डिसाइड करें, जो भी गोल आप डिसाइड करें, तो उस गोल या टारगेट को पूरा करें। बड़े गोल के अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों को आप जो है अचीव करें। आज आप एक टारगेट को मिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने मेन टारगेट से दूर चले जाएंगे। ये समझना है। दूसरा, डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आए, आपको अपनी सारी चीजों को साथ में बांधना है। जैसे जैसे चीजें आए, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आए, चीजों को आपको बांधना है, पॉलिटी बांधनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम का प्लान कैसा होना चाहिए, आपका एग्जाम का जो है वो प्लान कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मतलब आपको अपने सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं, किस में आप है, किस में नहीं है, क्या कमी है, ये देखना है। और देखो मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो है मिलते रहते हैं। अभी आज ही एक स्टूडेंट था कोई, अब उसने कह दिया, मतलब कोई क्लास, किसी कोर्स की क्लासेस थी, मतलब मेरी क्लास नहीं थी, कोई दूसरे कोर्स की क्लास थी। दूसरे टीचर जो है पढ़ाते हैं सी सेट, उनकी 2-3 दिन का कुछ गैप हो गया था, कोई उनकी इमरजेंसी आई थी या कुछ वायरल हो गया था। अब उन्होंने इन्फॉर्म किया उनको। अब वो बच्चों ने मैसेज नहीं पढ़ा। अब वो 3 दिन का जो गैप आया, क्योंकि उन्होंने पूरा यूट्यूब में पढ़ाया सी सेट, फिर उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ भी पढ़ाया, 3 दिन का गैप आ गया। अब उस बच्चे ने पूरा का पूरा उटपटांग लिख दिया, ये स्कैम है, इसमें ये है, इसमें वो है। और ये पता नहीं, मतलब इतना जल्दी चीजें आप कंक्लूड कैसे कर लेते हैं, मैं तो हैरान हूँ इस चीज को सोच के। कई बार लोग कंक्लूड कर लेते हैं बहुत तेजी से ना। हम लोग सोचते हैं कि पूरा सिस्टम जो है ना ऐसे है। अब भाई कई लोग होंगे, हो सकता है कई लोग हों, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को तो ऐसा नहीं है कि जो है जो चीजें जिम्मेदारी ली है वो हम लोग कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको आपको थोड़ा सा समझना है। फिर मैंने खुद अभी कॉल किया, अभी हम लोग थोड़ा 10-15, आज मैंने सोचा था कि ना, मैंने आज अपने आप से कहा था कि नहीं चलो धीरज की बात रखते हैं, और जो है 9:32 को डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो 9:32 करते करते जो है 9:35 हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि बच्चों, मतलब वो चैट में कहीं भी मैसेज कर देते, फिर मैंने कॉल करके जो है उनसे जानकारी ली कि मुझे क्यों, मैं मुझे भी कंसर्न हुआ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनके मन में एक बात आ गई ना, तो वो घूमती रहती है दिमाग में। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की देन है और कुछ नहीं है। तो वो परेशान हुआ, मैंने कॉल किया फटाफट कि अच्छा क्या दिक्कत है बताओ। फिर अब सर से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बात करके जो भी है अपना रिजॉल्व करें। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। और आप लोग सब लोग पढ़ने वाले हो, तो उसको मतलब
सब मैच्योर्ड है, इनफ है। आप लोगों को भी पता है 400 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, बड़ा अमाउंट इन द सेंस जब आप इतना सिस्टम रन करते हो उस कंटेक्स्ट में आपको सोचना है। तो उसमें कोई इतना नहीं कि कोई बहुत वो बन जाएगा। अभी हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो हमारे पास भी बहुत ऑफर रहते हैं, अच्छे खासे ऑफर होते हैं कि आप जाओ पढ़ाओ, और अच्छा खासा अमाउंट मिल ऑफर रहता है। बट उसको इग्नोर किया इसलिए इग्नोर किया क्योंकि जैसे हम लोग जब पुराने संस्थान में थे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, आइडिया था नहीं कुछ। कॉन्ट्रैक्ट साइन में मतलब पता नहीं क्या क्या क्लॉज रखा था। आपको हैरानी होगी कि मेरा जो एग्रीकल्चर का कोर्स है ना, वो लोग बेच रहे हैं अभी भी। एग्रीकल्चर का जो मेरा कोर्स है उसको कर रहा था, उसमें पता नहीं कहीं क्लॉज था जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि हम बेच सकते हैं। मैंने कहा चलो, दान दिया, ले लो। ठीक है, हम लोग का क्या है भाई, ले लो, दान दिया, बड़े बन जाओ। अगर आपको अनएथिकल काम करके अच्छा लगता है तो कर लो अपना। ठीक है, तो वो कोर्स अब मेरे नाम से सेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का ऑप्शनल सारा मार्केटिंग वार्केटिंग करके। अब इसमें क्यों, मैंने ये सोचा कि ठीक है चलो, वो कोर्स जो है, पहली चीज तो कोर्स 50% ही है, यहाँ जो कोर्स है वो अपडेटेड है। बट फिर भी वो कोर्स एक दुख इस चीज का होता है कि वो बच्चों से ना ज्यादा पैसा ले लेते हैं, और वो कोर्स कंप्लीट नहीं है, अपडेटेड नहीं है। अब उसमें एक कंसर्न होता है, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। जब मैं उस संस्थान का, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, तो कैसे क्लास ले लूँ। इस टाइप की चीजें होती हैं। तो अब ये सब चीजें क्या है कि ये सब जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो इसमें से ऐसा लगता है कि ठीक है, जितना भी है खुद से करो। थोड़ा बहुत जो भी रोजी रोटी चलने के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट आ रहा है, उसे अपना रोजी रोटी चलाओ। एटलीस्ट एक इथिकल माइंडसेट के साथ काम करोगे तो आपको ना टफ होना पड़ता है। एक तरफ आपके सामने पैसा है, ऑफर कर देंगे, है ना। इस फील्ड में आप सबको, आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफर होता है टीचर्स को। जैसे हम लोग को 8-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 8-8 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, डिजिटल फुटप्रिंट अच्छा है, सारी चीजें। तो अच्छा खासा अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा अमाउंट ऑफर हो जाता है। अच्छा अमाउंट मतलब अच्छा अमाउंट, जितना मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना ऑफर हो जाता है ना। तो अभी हम लोग अपना सिस्टम रन कर रहे हैं, तो भले उतना अमाउंट हम लोग नहीं उत तक जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन जरूर है कि जो भी काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और एक इथिकल डायमेंशन में काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने घंटे में बच्चे को ये पढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये सारी चीजें। तो बस यही एक है कि आप लोग में से कोई एग्जाम निकाल ले, सेलेक्ट हो जाए, यही एक है, निकल जाए। कोई कोई जब कुछ लोग जैसे मैसेज करते, अभी कुछ स्टूडेंट्स हम इंटरव्यू दिए थे, अब उन्होंने कहा कि सर आपका कंट्रीब्यूशन था, तो यही अच्छा लगता है सुनने में। और तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि कोई बहुत और कुछ बड़ा हमको कोई भारत रत्न मिल जाएगा, या 26 जनवरी की परेड में हाथी में बिठाएंगे, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। तो ये थोड़ा सा जरूरी है। तो मेरा सिर्फ यही है कि ये वैल्यू सिस्टम ना अपने साथ भी हमेशा कैरी करना। हमेशा प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी आप लोग जो है, प्रायोरिटी हमेशा इस चीज को रखना, हमेशा से जब आप ऑफिसर्स भी बन जाओ लाइफ के उसमें भी, कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उसमें उसमें इथिकल एस्पेक्ट को ज्यादा थोड़ा सा प्रायोरिटी रखना। और इथिकल एस्पेक्ट का मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इथिकल से दोनों को ध्यान में रखते हैं। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज ज्यादा बातें हुई, कर लेनी चाहिए, मैंने बहुत दिन से नहीं की थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है, ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ना। इन टॉपिक्स को पढ़ना, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से। दिल्ली जजमेंट देख लेते हैं। तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, और डिमार्केशन ऑफ पावर स्पेल्ट आउट इन दिस आर्टिकल 239A। तो यहाँ पे आप याद रखो कि दिल्ली क्या है, कि यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर। और इसमें जो आपका आपका जो डिमार्केशन है पावर का, ये आर्टिकल 239AA के तहत है। ठीक है, अब ये जो संस्थान का मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, बट आप ये मानो कि हाईली अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत मतलब बहुत अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मतलब हम लोग को तो इतना परेशान किया ना, मतलब क्या बोला जाए। इस जो ये संस्थान, इसका कंट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए, तो आपको मैं 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। 2019 में इनका चैनल बंद था पूरा। उस चैनल पे आई हैव वर्कड लॉन्ग, और हिंदू सेशन स्टार्ट किया था, और वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेशन था, आप मानो। ठीक है, उससे उनका बहुत सब्सक्राइबर बेस बढ़ा, सब कुछ हुआ। बट देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनमें बीच में जो एक तो लीडरशिप है, और
एजुकेटर्स, उनके बीच में ये जो आपके ये 23-23, 24-24 साल के जो ये छोटी-छोटी जगहों से एमबीए करके 30-30, 40,000 में काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वहाँ से आप मानो ना, वो लोगों ने सब खराब कर दिया। तो वहाँ से ना वो लोगों ने मतलब क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आपके किसी के पास टैलेंट नहीं है तो बहुत इनसिक्योर होता है। तो वो लोग अपनी-अपनी पॉलिसीज़ इतना इम्प्लीमेंट करते थे कि पूरी कंपनी बर्बाद कर दी। आपको ये मतलब अभी तो पूरी वो कब सर्वाइव करेगी, कितना सर्वाइव करेगी पता नहीं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अगर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने के लिए आपको नो डाउट आपको अच्छी कंपनीज़ ज़रूरत हैं जो इस एरिया में काम करें, तो सर्वाइव करे तो बहुत अच्छी बात है। बट वो तभी होगा ना, अब जैसे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं टेक की हैं जो क्या करती हैं, टीचर को साथ में लेके और उनको ज़िम्मेदारी देती हैं, है ना? तो ये मतलब कई लोग बोले वीडियो बना दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, तो मन नहीं किया कभी करने का। अ, कभी भी इनसे रिलेटेड मैंने कभी वीडियो क्रिएट नहीं किया। नहीं तो इवन अगर हमसे बात करें तो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रॉब्लम्स हैं क्या असल में। ये जो एडटेक का डाउनफॉल है ना, ये मतलब ये इसका जैसे पहले क्वांटिटी थी, अब क्वालिटी है। क्वालिटी कंटेंट आपको देना चाहिए। अब इनका क्या रहता है कि जैसे मेन पॉलिसी होती है कि खूब वीडियो डाल दो, बच्चा सर्च करेगा, तो हमारा ही आएगा। बट आप समझो कि अगर आप गंदा कंटेंट दे रहे हो, तो आपका नाम खराब होगा। तो ये सब होता है, क्वालिटी कंटेंट आप दोगे तो जो बच्चा पढ़ना है उसको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में उसको एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो थोड़ी ना करना है। जयपुर में भी इनका सेंटर-वेंटर थोड़ा बंद-वंद हो रहा है, मतलब देखने को तो मिल रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है ये। और बहुत अच्छा ब्राइट माइंड्स जो हैं, इंडिया के टॉप माइंड्स की अगर आप बात करें, तो वो इन इन सिस्टम में जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप मानो कि वो अब बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतना रिसोर्स होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, ये लोग मतलब इतना डाउनफॉल क्यों हो रहा है ना? हमको इतना कोई रिसोर्स दे देना, इसका 0.1% भी हमको रिसोर्स दे दे। आप छोड़ो जिनकी इतना रिसोर्स है ना, इसका 0.1% रिसोर्स दे दे, 1 साल के अंदर हम क्या करके दिखा सकते हैं। बट अब वो इतना वो होता है ना, जैसे वो एक बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद होने वाली है ना पूरी। अब उसमें भी यही सिस्टम था कि पहले 2019 में जम के कमा लिया, फिर लोन लेके 4,000 करोड़ रुपए से पूरा हर जगह हाथ पैर मारने लग गए। 2,200 करोड़ रुपए जो है वो मार्केटिंग में लगा दिया, मतलब लगाते गए, कंसोलिडेट करते नहीं गए। तो वो क्या है कि एजुकेशन को ना प्रोडक्ट मानते हैं। मतलब इनका जो माइंडसेट है ना, एजुकेशन को ना प्रोडक्ट मानते हैं। एजुकेशन प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? वो तो सर्विस है, बेसिक ही गलत है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर कोई सस्टेनेबल मॉडल लेकर आता है, आप समझो, ऑफलाइन का ना एक लिमिटेशन है। ऑफलाइन की अपनी लिमिटेशन है। आज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब मैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं अपने लेवल पे देखता हूँ कि बच्चे अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, ख़ास तौर से जो हम वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो पढ़ पाती हैं। तो टेक्नोलॉजी उनके एम्पावरमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो तो उससे अच्छा क्या है? समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी अगर है तो कितनी अच्छी चीज़ है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। और वो अगर एक सस्टेनेबल बिज़नेस हो तो कोई बात नहीं, जैसे जो टीचर हैं, उनकी भी कमाई ज़रूरी है, भई उनकी भी घर घर चलाना है, ठीक है? और बच्चे हैं, बच्चों को क्या है, भई इधर फीस दे रहे हैं, उसका अगर 50% फीस वो पे कर रहे हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। बच्चों को भी क्या दिक्कत है उसमें? तो दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है जब ग्रीड बहुत हाई हो जाती है ना, कि अच्छा बच्चे ने मुझे ना 30,000 दिया, अब मैं ना 1 लाख फीस रखूँगा। तो जब ये ग्रीड हावी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर डाउनफॉल ज़रूरी है। क्योंकि देखो ग्रीड का मतलब वही बात है कि अगर आप इस टाइप से फिर अनएथिकल कभी भी ना, जैसे मूवीज़ में भी हम देखोगे ना, कभी भी कोई भी रॉन्ग चीज़ बहुत समय तक सस्टेन नहीं करती है। अब जल्दी से जल्दी जब से जैसे वैल्यू सिस्टम चेंज होगा, अच्छे लोग मानो रिवाइव कर लें, ब्राइट माइंड से वो आगे आ जाएँ, तो ये बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक कंपनी, ये सर्वाइव कर जाएँ, उनका सर्वाइव करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स में सरकारी तंत्र इतना सक्सेसफुल नहीं है। वहाँ अपना ही एक मतलब खराबी है, जो आपकी है। मतलब जब आप बात करते हो ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल भी और भी चीज़ें लिमिटेशंस हैं। तो हमें ऐसे
ऐसे एडटेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आगे जाके और ज़रूरत पड़ेगी। लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स इनका इस्तेमाल करते हैं, तो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है वो रहेगा ही। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कई लोग जो है इसमें मेरा तो हमेशा से ये कहना रहा है कि हम लोग जो है किसी जिनसे भी संस्थान से काम किया, मैंने तो आप लोग को नहीं पता होगा तो मैंने विज़न आईएएस में भी डेढ़ 2 साल पढ़ाया है, ठीक है? विज़न आईएएस का जो हैदराबाद वाला सेंटर है वो मैंने सेटअप किया था वहाँ पे। वहाँ पे भी पूरा रह के 7 महीना, 6 महीना, 7 महीना रह के वहाँ पे अच्छा खासा किया था काम। फिर इसके बाद आपको नहीं पता होगा, आई हैव आल्सो वर्क्ड इन स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में भी मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद आई हैव वर्कड फॉर अन अकेडमी, उसके लिए भी मैं लगभग आपको तो स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कि अब इनसे बड़ी संस्थाएँ हैं नहीं भारत के अंदर, ठीक है? तो अब सौरभ पांडे यूपीएससी के लिए काम कर रहे हैं, है ना? बट जहाँ भी काम किया ना, ईमानदारी से काम किया है। मतलब ईमानदारी का मतलब हो गया कि उनका हो के काम किया है। कभी ऐसा नहीं है कि मतलब, और यही होना भी चाहिए। मतलब आप मानो कि वो जहाँ भी काम करना ईमानदारी से, और अपने लिए भी यहाँ भी हम लोग काम करते हैं ना, तो अगर मान लो आप में से किसी को भी कभी होता है ना कि किसी, मान लो कोई बच्चे ने कह दिया सर ये मिसिंग है या ये चीज़ है या ये चीज़ है, तो वो चीज़ मोटिवेट करती है माइंड को कि यार अब इसको ना इम्प्रूव करना है, इसको और अच्छा करना है। एक मोटिवेशन एस्पेक्ट बन जाता है कि हाँ यार ये करना है अच्छे से, इसको भी और अच्छा करना है। जैसे आप लोगों ने, मुझे बहुतों ने पुश किया कि नहीं सर पीडीएफ चाहिए, तो आपने पुश किया तो मैंने आउटपुट दे दिया। मैं ही बनाता हूँ पीडीएफ, ये कोई किसी से बनवा थोड़ी ना रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम मैं उनसे बनवाऊंगा लेके उतना टाइम मैं खुद बना लूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपने पुश किया कि सर ये पीडीएफ करो, तो रिफॉर्म हो गया। आपने पुश किया तो रिफॉर्म आ गया एक बढ़िया सा, आपके लिए आसानी हो गई। तो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं, धीरे 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 रिफॉर्म्स आते रहते हैं, और माइंड फ्लेक्सिबल रहेगा तो बढ़िया चीज होती है, ठीक है? चलो आज बातचीत बहुत हो गई। ओके, चलो कंटेंट तो ये आज का जो हमारा कंटेंट है उसको पूरा करके ही क्लास बंद करेंगे, चाहे जितना घंटा लग जाए। चलो दिल्ली जजमेंट की बात करते हैं। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी आप सबको पता है। अब यहाँ पे आप याद रखना कि आर्टिकल 239 ए जो है, उसमें पूरे के पूरा यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली के कंटेक्स्ट में जो पावर है वो पूरे तरीके से डिमार्केटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, इट्स इम्प्लाइड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जो ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इम्प्लाइड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि साफ साफ इस चीज को कहा गया कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट एम्प्लाइड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, है ना? तो यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है। जजमेंट की बात अगर किया जाए कि ट्रिपल, यहाँ पे जजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो है वो अकाउंटेबल है मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स जो है वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है इलेक्टोरेट के लिए। ये लाइन आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, बहुत जगह पे है ना? जैसे इस पे ये था ना, बार बार डिबेट चलती है कि जो सिविल सर्वेंट है उस पर सेंटर का से हायर होगा या स्टेट का से हायर होगा, यूनियन टेरिटरी का से हायर होगा, ये सब डिबेट चलती रहती है। तो उसी केस में कहा गया कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जो है दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर जो है दे आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। ठीक है, ये लाइन आप यूज कर सकते हो कि सिविल सर्विस ऑफिसर वो मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होंगे, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होंगे, और लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टोरेट के लिए अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को ट्रिपल चेंज शब्द किया गया। और सिविल सर्वेंट इसलिए जो है वो दिल्ली कैबिनेट को रिपोर्ट करेंगे, ये ऑनरेबल कोर्ट ने हाईलाइट किया। महाराष्ट्र जजमेंट में देखा जाए तो कोर्ट ने कहा कि जो 10 शेड्यूल्स हैं ये लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच डिफरेंशिएशन रखता है। लेजिस्लेटिव पार्टी में एमएलए और एमपीज इंक्लूडेड है, और है ना, इसी के पास पावर है, है ना, लेजिस्लेटिव पार्टी के पास नहीं। अब इसमें देखो ये बात अभी भी हमने फिर पहले भी डिस्कस की थी, फिर से आ गई। और यहाँ पे अगर मान लो 10th शेड्यूल अगर आप ये लाइन पढ़ने का प्रयास करोगे, तो मुझे नहीं लगता लक्ष्मीकांत में ये बात लिखी होगी, ऑल तो अगले बार वो अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, जो अभी मतलब जजमेंट से पहले वाली जो एडिशन होगा उसमें नहीं होगा ये। तो देखो साफ साफ लिखा है कि जो पावर है ना, विप जारी करने का जो पावर है, दैट इज विद द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी, ये चीज कही गई है। तो पर्सन जो इंचार्ज है पॉलिटिकल पार्टी का वुड कंट्रोल एवरी वोट ऑफ द एमएलए एमपीज ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, जो पर्सन इंचार्ज है पॉलिटिकल पार्टी का वो वुड कंट्रोल एवरी वोट ऑफ द एमएलए एमपी ऑफ दैट पार्टी। एंड अगर मान लो
अगर वो नहीं मानता है तो फिर वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होने के चांसेस हैं। एंड ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे ये चीज यही सेम सी बात है, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया, ये पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली ऑर्डिनेंस एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक और एंगल आ गया है दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, तो इसमें एक टॉपिक आ गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गया, और एक और नया कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ने जो है जो भी ये पावर दी थी, जैसे इसमें एक स्पेशल आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 आया था, और जिसमें है ना, तो इसमें ऑर्डिनेंस के तहत ये कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज है ना, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो कि लोकल और डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट है दिल्ली का, उसको मीट करने के लिए आपका है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होगा थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो, एक यूनियन स्टेट में चीजें चीजें डिफरेंट होती हैं, यूनियन टेरिटरी है वो, तो यूनियन टेरिटरी में जो फाइनल से हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है, और वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से ही होता है। या फिर आप देखोगे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके तहत उनके उसमें भी मतलब वही चीजें देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डिनेंस कहता क्या है, ऑर्डिनेंस कहता है कि यहाँ पे कहा गया कि ये एक फॉर्म्स ऑफ परमानेंट नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी का गठन करना, चीफ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होंगे, और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इसके मेंबर्स होंगे। तो जो ऑर्डिनेंस है, इट फॉर्म्स अ परमानेंट नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ पे देखो, परमानेंट नेशनल कैपिटल अथॉरिटी विद द चीफ मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, और चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एज अ मेंबर एंड मेंबर सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है कि सिविल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए स्टेट के यूनियन टेरिटरी के अंदर इस ऑर्डिनेंस के तहत इसका गठन किया गया, एक अथॉरिटी का गठन किया गया जिसका नाम था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी होंगे रेस्पेक्टिवली। अब यही अथॉरिटी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स होंगे जो काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उस पर वही इनके द्वारा ही चीजें रन की जाएंगी। तो ये क्या है, एक्सेप्ट जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। अब इसमें देखो, आप देखोगे तो आप इस चीज को समझो कि अगर आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ो तो इसमें अगर आप ब्यूरो खुद, जैसे मान लो आप लोग खुद ब्यूरोक्रेट हो, तो आप इसमें देखोगे यार इसमें क्या दिक्कत है, इसमें पावर, क्योंकि देखो अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है, चीफ मिनिस्टर है, तो चेयरपर्सन जो बोलेंगे वही करना है, वही तो होगा, सेक्रेटरी कहती तो चलेगी नहीं। तो असल में सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखेंगे, तो उसको रन करने के लिए आपका नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगी, जिसके चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर जो है एज अ चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। ऑल दो देखो, मीडिया में तो ऐसी ऐसी चीजें कही जाती हैं जिससे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा असल में क्या था, वो तो हमको पता ही नहीं होता। ठीक है, वो एक एक होता है ना कि कंफ्लिक्ट बनी रहती है, तो आप न्यूज में बने रहते हो और फिर लोग अपना लगे रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया, अब इसमें कहा गया कि ऑर्डिनेंस हैज पुट द एलजी बैक इन द ड्राइवर सीट बाय गिविंग हिम पावर टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन एनी डिसीजन टेकन बाय द एनसी। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ देखो, संविधान भी क्या कहता है कि अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो संवैधानिक जो आर्टिकल है उसमें भी ये मेंशन्ड है कि उसमें जो से लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये अथॉरिटी का गठन कर दिया, उस अथॉरिटी को जो आपने गठन किया, जिसके जो हेड हैं वो आपने चीफ मिनिस्टर को बनाया, और चीफ मिनिस्टर को जो आपने अथॉरिटी का हेड बनाया, बट अगर मान लो किसी में थोड़ा मान लो डिस्प्यूट टाइप हो, तो उसमें जो फाइनल से होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का। अब यहाँ पे डिस्प्यूट का इशू बन जाता है, यहाँ पे डिस्प्यूट का इशू जो है वो आपका बन गया था। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमीडिएट चीजें चाहिए, तो फिर जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ऑर्डिनेंस इशू होता है, तो लक्ष्मीकांत में भी आपने पढ़ा होगा। और अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या जो ऑर्डिनेंस है उसके माध्यम से इवन स्टेट सब्जेक्ट में, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है, उनसे रिलेटेड भी ऑर्डिनेंस जो है आप कर सकते हैं क्या, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस जो है मतलब ऑर्डिनेंस बना सकते हैं क्या, बताओ।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज जो हमें नई चीज ऑर्डिनेंस, तो आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 23, ठीक है, और 213 या 123 दोनों आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे लिए बोथ आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो 38th Amendment Act inserted a new clause in Article 123 stating that President's satisfaction while promulgating an ordinance was final and could not be questioned in any court on any ground. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 38 अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। तो इसमें नया क्लॉज 4 आर्टिकल 123 में ऐड किया गया था, दैट द प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है, दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन while promulgating an ordinance was final and could not be questioned in any court of any ground। मतलब अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उसमें ऐसा नहीं कि उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। हाउ एवर 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिवर्स किया था और इसमें कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट में जाया जा सकता है। अब ये चीज आपको नहीं मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस कोर्स का इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। आर्टिकल 123 213 लक्ष्मीकांत ने पढ़ाई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ये चीज नहीं पता चल जाती है। आर्टिकल 38 में था कि क्वेश्चन नहीं कर सकते। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कह दिया गया कि टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्सिड एंड मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस जस्टिसिएबल, ठीक है, टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस जस्टिसिएबल। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। आर्टिकल 239 ए ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है दिल्ली को रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ठीक है। दिल्ली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालकृष्णा, है ना, ये कमेटी के तहत, एंड ये जो सेटअप की गई थी 1987 टू लुक इनटू द दिल्ली डिमांड फॉर स्टेटहुड, है ना। तो यहाँ पे इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। आर्टिकल 239 ए कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली, है ना। आर्टिकल 239 ए कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली में दिया गया था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एस बालकृष्णा कमेटी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 239 ए आपका इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके तहत स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस में था वो एस बालकृष्णा कमेटी, जो कि 1987 के अंदर सेटअप की थी। अब ये चीज नहीं है आपके लिए। 69th अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए नया नहीं होगा, हो सकता है ये आर्टिकल हो सकता कईयों के लिए नया हो सकता है, बट ये जो बालकृष्ण कमेटी है वो आपके लिए नया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया था इसमें एडमिनिस्ट्रेटर और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उसके बाद इसमें कहा है कि इसमें शैल हैव द पावर टू मेक लॉज, जो असेंबली होगी वो लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट इसमें 3 सब्जेक्ट्स थे उसके अलावा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फाइनली, अभी कहा कि अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है इट कैन मेक लॉ एंड एडमिनिस्टर सिविल सर्विस इन द नेशनल कैपिटल। तो जो अब देखो, अब यहाँ पे कोर्ट की बात आपको समझ में आ जाएगी। कोर्ट ने इस चीज को कहा कि देखो 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पब्लिक ऑर्डर और ये पुलिस और इनको ले लो, तो वो सब्जेक्ट्स आपके सेंटर के पास, उनके अलावा जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसका जो कंट्रोल है दैट विल बी विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये चीज ऑनरेबल कोर्ट ने अपने उसमें हाईलाइट किया। तो जजमेंट इंटेंडेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर इन द कैपिटल एंड द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड Delhi government to legislate and administer meaningfully through a professional civil service officer deputed to its department। तो यहाँ पे जो जजमेंट है जो कि एक बैलेंस स्ट्राइक करेगा बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है, ये है ना, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर इन द कैपिटल एंड द अथॉरिटी ऑफ एन इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये मतलब जजमेंट के तहत ये भी कहा गया कि एक बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसके कंटेक्स्ट में, और तो यहाँ पे ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना ली, चीफ मिनिस्टर भी बना लिया, बट उसके पास कोई पावर ही नहीं हो। तो जो एक बैलेंस मेंटेन करने का काम इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 239 ए, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 239 ए की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक्सरसाइज किया लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने 123 आर्टिकल यूज करके और ये आपका ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। ये ऑर्डिनेंस का नाम है। अब इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत नई चीज है, बहुत यूनिक चीज है
है ना, ये लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगी नहीं। अब इसमें कहा गया कि जो स्टेट लिस्ट 2 है, मतलब जिसमें स्टेट लिस्ट है, और लाइक आउट ऑफ द 66 एंट्री, while the executive power of the government of national capital territory covers 63 entries, that of the union of india is restricted to the remaining, मतलब इसमें जो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, उसमें यूनियन टेरिटरी के पास भी एक्सेप्ट 3 छोड़ दो अगर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब इसमें क्या है, ऑर्डिनेंस के तहत एंट्री 41 जो है लिस्ट 2 इंटू आर्टिकल 239(3)(a) के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब समझना बात को, तो यहां पे कहा गया, अब समझना बात को, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। पहले क्या आपके पास आर्टिकल 239(a) की बात करें, उसमें आपका स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यू हैव स्टेट लिस्ट एंड यू हैव यूनियन लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जो मेंशन्ड सब्जेक्ट्स हैं, है ना, स्टेट लिस्ट में जो आपके मेंशन्ड सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स जो मेंशन्ड है, उसमें दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बना सकती है एक्सेप्ट 3। एक्सेप्ट 3 मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसमें यूनियन टेरिटरी का के केस में इसमें केंद्र सरकार के पास होता है ये। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया इसमें एंट्री 41 जो लिस्ट 2 की है उसको एड ऑन कर दिया गया इनटू द आर्टिकल 239(a)(3) सब क्लॉज ए के अंदर, जिससे जो स्कोप है उसको इंक्रीज कर देगा 2 to 3, मतलब 3 से 4 कर दिया गया। जैसे मान लो जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर दिया गया, ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो कि जो सिविल सर्विस है उसमें भी फाइनल से किसको दे रहे हो, दैट इज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये चीज कही गई। जो पावर कन्फर्ड पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है इस आर्टिकल के तहत, इसके तहत लॉ बनाया जा सकता फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द प्रोविजन contained in various clauses of Article 239(a) and for all matter incidental or consequential thereto। तो जो भी पावर कन्फर्ड किया गया है ऑन पार्लियामेंट के अंदर अंडर आर्टिकल 239(a)(a) 7 सब क्लॉज ए to make laws for giving effect to or supplementing the provision contained in the various clause of Article 239(a) and for all matter incidental, such power cannot be pressed into the action to amend Article 239(a)(3)(a) of the Constitution। तो यहां पे क्या कहा गया कि जो पावर कन्फर किया गया है पार्लियामेंट को इस आर्टिकल के तहत, जिसके तहत वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रोविजंस है, जैसे मान लो ये जो है आर्टिकल 239(a) है, इस आर्टिकल के तहत आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली के पास, उसके सर्टेन पावर्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में लॉ बनाया जा सकता है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। अब जो जिम्मेदारी है जो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है उसको सप्लीमेंट करने के लिए यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है बाय यूजिंग दिस आर्टिकल। समझना बात को, इसके तहत तो यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, इसके तहत पार्लियामेंट सप्लीमेंट कर सकती है किसको, दिल्ली के जो आपके जो दिल्ली है ना, जो दिल्ली है उस दिल्ली में जो मेंशन सब्जेक्ट मतलब दिल्ली जो लॉ फ्रेम कर सकती है अंडर द स्टेट, जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनके कंटेक्स्ट में। सो आर्टिकल 239(a)(7)(b) stipulates that parliament law making under article 239(a)(7)(a) shall not be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368। तो इसमें यह कहा गया कि अगर आप लॉ बनाते भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बड़ा बदलाव कर दो और उसको आर्टिकल 368 के तहत काउंट कर लो, तो ये चीज हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई लॉ बनाया जाता है बाय यूजिंग दीज आर्टिकल्स, इसको हम इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 368 के बराबर नहीं रख सकते हैं। मतलब हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये जो लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है जिससे कि दिल्ली की सरकार के द्वारा बनाए गए लॉ को सप्लीमेंट किया जा सके, इसे हम एक अमेंडिंग पावर के रूप में ले लें कि आप जो है इसको आर्टिकल 368 क्या है, जो नॉर्मल मतलब ये अमेंडमेंट का जो पावर पार्लियामेंट के पास है वो आर्टिकल 368 के तहत है। तो आर्टिकल 239(a)(7)(b) stipulate that the parliament law making under 239(a)(7)(a) shall not be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368, for the purpose of article 368। समझ में आया सभी को, एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को एक बार?
बता दो। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि आर्टिकल 123 आप नहीं कह सकते फॉर द आर्टिकल 368, है ना, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इंटरप्रेट द लॉ 239 AA 3A, द सेम इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट एंड अथॉरिटीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 144। अब इसमें आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, और आर्टिकल 144 कहता है कि जितनी भी अथॉरिटीज है सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मतलब इसमें जैसे जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है वही चीज मतलब यही कही जा रही है कि सारी जगह वो इम्प्लीमेंट होगा। अब इस चीज को आप देखो आपने क्या क्या सीखा। एक आपने आर्टिकल 368 के बारे में देखा, एक आपने आर्टिकल 239 AA के बारे में देखा, एक आर्टिकल वो 239 AA 7 सब क्लॉज ए के बारे में देखा, उसको हमने कंपैरिजन देखा। अब एक दो ये आर्टिकल और है, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 144। 141 कहता है कि जो भी लॉ डिक्लेयर किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स पे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 144 की बात करें तो जितनी भी अथॉरिटी है सिविल और जुडिशियल टेरिटरी ऑफ इंडिया वो सब काम करेगी टू एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एड के लिए। ठीक है, शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एड के लिए काम करेगा। ठीक है। इन द लैंडमार्क 7 जज जो केस था जिसमें कृष्ण कुमार सिंह की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 123 इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनेंस अगर है तो वो तो जुडिशियल स्क्रूटनी है ही। एंड ये भी कहा गया कि एक अच्छा अगर मैं कहूँ क्या ये पैरेलल पावर है तो पैरेलल पावर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री भी सेशन में है तो लॉ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट सेशन में तो ऑर्डिनेंस ला ही नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है ना। तो पैरेलल पावर नहीं है। तो एक चीज आपको ध्यान में ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखो ये नए टॉपिक्स हैं, आइडिया लगेगा, इनको रीड करोगे पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा समझने में, समझोगे और तुरंत जो है जब तुरंत ही आपको ये सब रीड करना पड़ेगा तभी आप जो है मतलब लिख पाओगे, समझ पाओगे, मतलब नहीं तो भूल जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये कंटेंट बहुत मैटर करता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखते जज रिक्यूजेस की बात किया जाए, जज रिक्यूजेस की बात किया जाए, एक ये टॉपिक है कि रिक्यूज का मतलब मान लो कोई जज है उनको उस केस से बाहर जाना है। ठीक है, उस केस से बाहर जाना है तो वो जो है जजेस जो है वो जजेस बेसिकली रिक्यूजेस शब्द जो है यूज मतलब जो जैसे मान लो कोई जजमेंट है और वो कहेंगे हम इसमें इस केस से नहीं रहूंगा तो वो रिक्यूज शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक केस होता है जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक है। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, मान लो कोई जज उन्हीं के जानकार हैं, वही आ गया तो उनके लिए जज तो सुनेंगे नहीं, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कई ऐसे हैं कि मान लो कोई कंपनी उसमें उनके शेयर्स हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या उनके कोई रिलेटिव्स उनका शेयर है। अनदर कॉमन रीजन जो है वो ये भी हो सकता है कि इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कंसर्न जज फ्रॉम। ठीक है, तो मान लो हाई कोर्ट के वही जज जो वही जजमेंट उन्होंने दिया था वो तब हाई कोर्ट के थे, अब वही सुप्रीम कोर्ट में आ गया, वही केस सेम सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो फिर वो उस केस से हट जाएंगे। ये भी एक आपका रहता है। अब रिक्यूजल दो तरीके का होता है कि ऑटोमेटिक होता है जहां जज अपने आप ही विड्रॉ कर लेते हैं, और है ना जैसे ही पार्टी ने बोला कि है ना जो पार्टी है व्हेन अ पार्टी रेजेस अ प्ली फॉर रिक्यूजल हाईलाइटिंग, थोड़ा धीरे से रिस्पॉन्सिबल रहो ना, सीरियस क्लास चल रही है, मैं आपको डिनर के लिए यहाँ पे रुकूं, है ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली थोड़ा कमेंट किया करो। तो when a party raises a plea for recusal highlighting the possibility of bias or personal interest of the judge in the case, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है ऑटोमेटिक रिक्यूजल्स, जहां जजेस हिमसेल्फ विड्रॉ फ्रॉम द केस, जजेस जो है खुद से ही केस से विड्रॉ कर ले, एक ये हो सकता है। और व्हेन अ पार्टी रेजेस अ प्ली फॉर रिक्यूजल हाईलाइटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, पार्टी ने केस कर मतलब जो जो जिनके ऊपर केस है वो ये कह दें, जिनका केस चल रहा है वो कह दें नहीं नहीं ये थोड़ा बायस है, वो भी एक केस हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर कई बार जो है वो इंसान के कॉन्साइज पे भी डिपेंड करता है, जज के डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी जो है रहती है। ठीक है। डू जजेस हैव टू रिकॉर्ड अ रीजन फॉर द रिक्यूजल, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है, मतलब कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो इट इज ऑफन लेफ्ट टू द जजेस देमसेल्फ कि अगर वो रीजन देना चाहते हैं तो दें। मतलब मान लो आपके पास स्टेटमेंट आ जाए कि जो मतलब इट्स कंपलसरी कि एज पर द लॉ ये कंपलसरी होता है कि जज को रिक्यूज का एक रीजन देना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट गलत है। सम जजेस स्पेसिफाई ओरल रीजन इन ओपन कोर्ट while others issue a written order, कुछ जो है ओरली देते हैं और कुछ रिटर्न में देते हैं।
व्हाट रूल हैज सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड इन द पास्ट? सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत ठाकुर केस में ये कहा था कि जो प्रॉपर अप्रोच है जज के लिए इज नॉट टू लुक एट हिज ओन माइंड एंड आस्क हिमसेल्फ हाउ आर ऑनेस्टली एम आई बायस्ड, बट टू लुक एट द माइंड ऑफ द पार्टी बिफोर हिम। तो मतलब इसमें चीजें ये देखनी कि जैसे मान लो कोई जज है तो जो पार्टी सामने है, मतलब जो जिनका केस है, उनके माइंड को देखना है, ना कि अपने माइंड को देखना है। मतलब अगर सामने वाले उन्हीं को ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है, तो उस केस में रिक्यूज वाला एक चीज अपनाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में भी कहा है कि जहां पे भी जज जो है उन्हें लगता है उनका कोई इंटरेस्ट है और नो फर्दर इंक्वायरी इज नीडेड एज टू वेदर देयर वाज अ रियल डेंजर और रीजनेबल सस्पिशियस ऑफ बायस, हाउ अदर केसेस रिक्वायर सच एन इंक्वायरी। मतलब अगर लगता है ऐसा कोई डेंजर एग्जिस्ट करता है, इंक्वायरी की जरूरत है, या फिर जहां पे रेलिवेंट मतलब इंक्वायरी विथ रेलिवेंट टेस्ट की बात किया जाए, बीइंग द रियल डेंजर वेयर देयर इज अ रियल डेंजर और बायस टू इंश्योर दैट द कोर्ट इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट रादर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस। तो मतलब कुल मिला के बायसनेस आइदर थ्रू इंक्वायरी या खुद से लगे या सामने वाले को लग रहा है कि बायस हो सकता है तो उसमें इंक्वायरी की जा सकती है। तो ऐसे कुछ कंसिडरेशन जो है वो सामने रखे गए हैं। बेस्ड ऑन दैट आप कह सकते हो कि जो रिक्यूजल का डिसीजन है वो जज के द्वारा लिया जा सकता है। जनरली कोई लॉ नहीं है जिसमें जजेस को कहा जाए कि आपको रीजन बताना है कि आप क्यों रिक्यूज कर रहे हो। ऐसा कोई डिफाइन लॉ आपके पास नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अभी आप लोग के लिए, तो आप लोग इससे अपना रिवाइज कर लेना। और ये क्लास भी आज बहुत लंबी हो गई। अब क्लास थोड़ी सी कल इकोनॉमी क्लास भी लंबी होगी। अब इसमें से जो लोग भी क्लास कर रहे हैं तो आप क्लास को थोड़ा सा ध्यान से करें। आज थोड़ा बीच में ज़्यादा बातें हो गई, बट वो हम लोग दिन जनरली करते नहीं हैं, आज बहुत रेयर था। तो ठीक है, तो अब हम लोग जब क्लास करेंगे तो कल आपका प्रीलिम्स पॉइंटर के टॉपिक्स आपको डलेंगे। कल इकोनॉमी की क्लास लंबी होगी, ठीक है, जो मॉर्निंग में होगी इकोनॉमी की क्लास, कंटेंट पूरा तैयार है उसका। और मैं आपको कल ही जो सैटरडे के लिए जो टारगेट है सैटरडे तक के, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी कल ही आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।